हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग मे इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं गाइस। सो हेलो एवरीवन। कनाडा विजिट की करंट सिचुएशन के बारे में, रिफ्यूज़ल के रीज़न, कैसे टैकल कर सकते हो, और अगर हम कोर्स चेंज की ज़रूरत है या नहीं है, चाहे रीअप्लाइड केस हो या फ्रेश केस हो, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये क्वेरीज होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल्स मिले हुए हैं। सो गाइज़, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। सो मैं फिर से कहूँगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फ्लाई टू कनाडा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंच पाए। गाइज, मैं पीपीआर से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें एवरीडे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ें शेयर करूँ। सो आज हम बात करते हैं गाइज। अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आप लोग भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि लाइक अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 10 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच की जो फाइल्स है उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी तक जुलाई इनटेक के भी जुलाई में उन्होंने अप्लाई किया था जनवरी इनटेक के लिए, और अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। तो गाइज, जो आईआरसीसी है वो बैकलॉग फाइल्स के रिजल्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, और रिजल्ट्स काफ़ी आ रहे हैं। आप लोग उम्मीद कीजिए कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू रिसीव योर रिजल्ट। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड अब हम फर्दर बात करते हैं गाइस। अब देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मैं एक स्टूडेंट की आप लोगों को स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी, वो मैं उससे रिलेट करके आपको अपने पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या था कि एक स्टूडेंट ने केप्स नोट के लिए अप्लाई किया। अब उसमें क्या था, उसने केप्स नोट के लिए अप्लाई किया, तो उसमें उसका क्या है, रीज़न क्या आया था रिफ्यूज़ल का, कि एक्चुअली ही वॉज प्रेफरिंग ना फॉर बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज। एक तो ये था जो आईआरसीसी को लग रहा था कि ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड, और उसका जो बैकग्राउंड था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, दैट वाज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वाज कि प्रोग्रेसिव नहीं दिख रही है। अब प्रोग्रेसिव नहीं दिख रहा है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, मतलब आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? अगर आप लोग कुछ भी पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। बट मैं आप लोगों को इस चीज़ पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और इस वजह से उनके रिजेक्शन के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। गाइस, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अब उस बच्चे का क्या था कि उसने क्या किया था कि उसने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ के बाद उसने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसने अपना खुद का उसका बिजनेस था, तो उसने बिजनेस का एक सर्टिफिकेट था उसके पास बिजनेस से रिलेटेड। एंड और वो कनाडा के लिए जब उसने फाइल लगाई थी तो उसमें भी उसने कोई बिजनेस का ही एक सर्टिफिकेट के लिए ही वॉज गोइंग फॉर 1 ईयर। सो अब उसमें प्रोग्रेसिव नहीं दिख रहा था गाइज। अब प्रोग्रेसिव से क्या समझते कि मतलब आपका जो वर्क, अब एक बात बताइए, आईआरसीसी ने ये कहा वहाँ पे कि आपके पास ऑलरेडी यू आर होल्डिंग दैट बिजनेस का आप डिप्लोमा यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो। अब आप कनाडा जा रहे हो फॉर गेनिंग द सेम थिंग, तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर स्टडीज़। वो आपको क्या बेनिफिट देगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट थिंग। सो इस वजह से ये गाइस प्रोग्रेशन है, वो आपकी वर्क से भी हो सकता है, आपकी जो स्टडीज़ हैं, लाइक आपने कौन सा कोर्स किया है इंडिया में और आप उससे रिलेवेंट कोर्स के लिए आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इन चीज़ों को पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो अब जैसे कि मैं बता दूं आपके स्टडीज से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है गाइस कि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत सारे आर्ट्स, बहुत सारे कॉमर्स से होते हैं। अब जैसे कॉमर्स के बच्चों की बात कर लेते हैं कि जैसे उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, अगर वो उन्होंने लाइक उन्होंने बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, तो अब अगर उन्होंने एमबीए होल्डर है, उन्होंने एमकॉम या एमबीए की डिग्री ले ली, अब वो अगेन कोई मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने या इस तरीके का कोई, तो मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ एमबीए, वो एमकॉम, और उसमें उन लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें सिखा दी जाती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को मतलब आईआरसीसी इसके बेसिस पे आप लोगों को वीज़ा आ जाएगा, तो दैट इज़ वेरी
मतलब बहुत कम चांसेस हैं। तो आप लोग को कुछ ऐसा रेलेवेंट, अगर आपने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, तो अगर आप लोग एमबीए या एमकॉम या और भी मैनेजमेंट एनालिटिक्स, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो वहाँ पे आप लोगों का स्टडी से लिंक्ड है चीज़ें। अब जैसे बहुत सारे आईटी सेक्टर के भी बच्चे होते हैं, सो उन लोगों के पास भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग अपनी प्रीवियस स्टडीज़ को, अब वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोग अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड जो कोर्स है आपने कौन सा चूज़ किया, आप लोग को इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आए हैं इन रीजंस की वजह से। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने केप्स नोट्स भी शेयर किए हैं, सो मैंने उनकी फाइल्स को रीड भी किया है। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मुझे आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, ये था एक चीज़। और अगर हम बात करें लो एकेडमिक स्कोर, तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं जिनके लाइक 10th और 12th में अच्छे स्कोर्स नहीं होते हैं, लाइक उनके 50, 55, कईयों के 45 होते हैं, कई लोगों के बैकलॉग्स भी होते हैं। एक 2 इयर्स का कोर्स उन्होंने 4 इयर्स में कंप्लीट किया होता है, बैक पे बैक के एग्जाम्स दे रखे होते हैं। अब गाइस ऐसा नहीं है, कि मैंने ऐसी भी फाइल्स देखी हैं जिसमें 66 बैकलॉग्स के भी, मतलब बच्चे के 66 बैकलॉग्स, मतलब फेल था, वो बैकलॉग्स थे, बट स्टिल ही रिसीव्ड हिज पीपीआर। सो उसने अपने एकेडमिक्स को उस तरीके से, उसने एसओपी में चीज़ें मेंशन करी और उसने बताया, आईआरसीसी को रिलेट की चीज़ें। सो गाइज, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अपनी लो एकेडमिक स्कोर थे उसके रीजंस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी एसओपी में। जैसे आईआरसीसी, अब आप लोग स्टोरीज बना के लिख रहे हैं, कोई भी मैनिपुलेटिंग स्टोरीज बना रहे हैं, सो गाइज उससे आईआरसीसी आप लोगों को विज़न नहीं देने वाली है। सो अभी आपके पास एम्पल टाइम है, अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग के रीअप्लाइड केसेस है, रिजेक्शंस है, फ्रेश फाइल है चाहे रीअप्लाइड फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है। तो कोशिश कीजिए कि मे इनटेक के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं, तो गाइज देर आर एम्पल टाइम। आप लोग अभी से अच्छे से एसओपी लिखने की कोशिश कीजिए, अपने जो लोग एकेडमिक स्कोर है उसको आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, रिलेट करिए कि किन रीजंस की वजह से आपने, सो आईआरसीसी को ऐसा लगे कि येस, आप लोग कहते हैं ना गाइस, कभी कभी हम लोग एक इंटरव्यू में जाते हैं और अगर हम अपनी सच्चाई को सामने रख देते हैं ना, तो शायद वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर हम स्टोरीज पे स्टोरीज बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन बेवकूफ़ नहीं है गाइस, वो बहुत अच्छे से आपको समझता है। भले आप उसके सामने अभी आईआरसीसी के सामने नहीं बैठे होंगे, बट जो भी आपने चीज़ें अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना, दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, उनका यही वर्क है। सो वो लोग समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें। सो आप लोग उनको इस चीज़ पे तो नहीं स्मार्टनेस दिखा सकते, सो इसलिए बेस्ट है कि आप लोग स्मार्टनेस ना दिखा के इन चीज़ों पे काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जस्टिफाई कर पा रहे हैं। सो अगर आप लोग इन चीज़ों पे वर्क कर लेते, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को मे इनटेक में पीपीआर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कोशिश कीजिए, इन चीज़ों पे वर्क कीजिए, आई एम डैम श्योर, so you will receive your PPRs, and my prayers are with all of you guys. I pray to God that all of you receive a positive result. So I'm wishing you all the very best. Work hard guys, all the best again, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.